सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। उनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है और काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस आ रहा है उसके संबंध में कोई वन शॉट रिवीजन बना दीजिए ताकि हमारी एक बार में तैयारी हो जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बच्चों की डिमांड पर हम इस सीरीज को लेके आए हैं, वन शॉट सीरीज, जिसमें कि आप जो है पूरी बुक का जो फर्स्ट टर्म सिलेबस है उसका आप रिवीजन करेंगे। और इसमें मैंने मेन मेन टॉपिक्स को रखा है ताकि जो कि एग्जाम से संबंधित होते हैं। तो आइए जानते हैं वो मेन मेन टॉपिक क्या है और उनके उत्तर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या है? पेपर में आता है सोवियत सिस्टम है क्या, उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए बच्चों, सोवियत प्रणाली जो है 1917 में सोवियत रूसी क्रांति हुई और उसके बाद जो है यूएसएसआर का जन्म हुआ। वास्तव में यह जो क्रांति थी ये पूंजीवाद के खिलाफ थी और समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देती थी। कुल मिला के ये जो क्रांति थी ये समानता के सिद्धांत पे आधारित थी और जो बोल्शेविक प्रणाली थी उसी को ही हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि समाजवादी देश कौन से होते हैं, तो वो कहलाते हैं दूसरी दुनिया के देश, इन्हें कहते हैं। यहाँ की जो मेन पार्टी थी आपको पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्टों का शासन था। अब पहले जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी, क्या अच्छे पॉइंट्स थे इनके अंदर, क्या अच्छे विचार थे और क्या इनकी विशेषताएं थी। नंबर एक, विकसित अर्थव्यवस्था। जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो काफी विकसित थी। कहने का तात्पर्य हर स्तर पे जो है वो विकास कर चुकी थी। उन्नत संचार प्रणाली थी, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत ही बेहतरीन था। ऊर्जा के उनके पास विशाल संसाधन थे, हर मामले में उनके पास संसाधन थे। ऊर्जा जैसे तेल, खनिज इत्यादि। उनका जो यातायात था वो सुगम था, यानी कि जो आने जाने का तरीका था वो भी हाईटेक और बहुत ही अच्छा था। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग था। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है वहां पे सभी चीजें वहां पे मिल जाती थी। कहते हैं कि सुई से ले तक और कार तक, यानी कि छोटी से बड़ी चीज सब वहां पे बनती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि जो साम्यवादी प्रणाली है उसमें न्यूनतम बेसिक सुविधाएं थी। न्यूनतम बेसिक सुविधाएं का मतलब था शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत ही सबको रीजनेबल दर पे, रीजनेबल कॉस्ट पे दे रखा था। जिससे क्या हुआ कि हर नागरिक जो वहां का था वो सुखी था। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बेसिक सुविधाएं जो भी होती हैं वो सारी बेसिक सुविधाएं जो है प्रदान की गई थी सोवियत सिस्टम द्वारा। और राज्य का स्वामित्व था, यानी कि सब कुछ जो कंट्रोल था वो राज्य के हाथ में था। अब हम बात करते हैं कि सोवियत प्रणाली की क्या कमियां थी। यानी कि ऐसी बात नहीं कि सोवियत प्रणाली में सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, सोवियत प्रणाली में कुछ कमियां भी थी। आइए जानते हैं वो क्या कमियां थी। नंबर एक, नौकरशाही का शिकंजा। चूंकि सत्तावादी प्रणाली थी और नौकरशाही सत्तावादी हो रखी थी, तो नौकरशाही सारे फैसले ले रही थी और वही अपने मन मुताबिक काम कर रही थी। कुल मिला के जो सत्ता पे नौकरशाही हावी थी। लोगों को ज्यादा आजादी नहीं थी, ना तो बोलने की आजादी थी ना अभिव्यक्ति की आजादी थी। अगर उन्हें अभिव्यक्ति करनी भी होती थी वो कार्टूनों के द्वारा, चुटकुलों के द्वारा अभिव्यक्ति करते थे। जनता के प्रति उनकी जवाबदेहिता बहुत ही कम थी और ना के बराबर थी, इसलिए जनता बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही। रूस का प्रभुत्व था और अन्य गणराज्यों की लगातार उपेक्षा की जाती। आपको बताइए, जैसे कि अगर किसी की उपेक्षा की जाएगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो भी अलग होने की कोशिश करेगा। हथियारों में अमेरिका की दौड़ के चक्कर में उसने नुकसान क्या कर बैठे, अपनी बुनियादी सुविधाओं में कटौती करी। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर सपोज दैट कोई भी हथियार बनाएगा या खरीदेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो फंड चाहिए होगा, और वो फंड क्या है, बेसिक सुविधाओं में से ही कम हुआ। राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। कुल मिला के ये कि सोवियत सिस्टम बहुत ही हालात बुरे होते गए। और 1979 में क्या हुआ, इन्होंने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया अपने साम्राज्यवादी नीति के द्वारा, विस्तारवादी नीति के द्वारा। और उसका परिणाम निकल के आया कि 10 सालों में भी उन्हें कोई कुछ हासिल नहीं हुआ, जो कि उसकी कमियों के तौर पे देखते हैं। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अक्सर पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के कई सारे कारण थे, सबसे जिनमें मेन था गोरबाचेव की सुधार। देखिए, गोरबाचेव को 1985 में वहां पे महासचिव बनाया गया पार्टी का। और गोरबाचेव ने जो है अपने कार्यकाल में, कालखंड में बहुत सुधार करने की कोशिश करी। उन्होंने सोवियत संघ को ढीलापन, लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास किया, उद्योगों को उदार बनाने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने धीरे धीरे उदारवाद की तरफ सोवियत संघ को ले जाना चाहा, परंतु वो सुधार इतने धीमे होते गए
और इतने लोगों को पसंद नहीं आए। हुआ ये कि कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां की थी उसको भी ये बात पसंद नहीं आई। उनको लगता था कि गोरबाचेव जो है वो गलती कर रहा है। वहीं जिनके लिए वो सुधार कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं उनके धीमे सुधार से परेशान थे। यही कारण था कि बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये जो सोवियत संघ का विघटन था ये 1991 के पास की घटना है। तीसरा, साम्यवादी दल का कठोर स्वरूप। जो वहां का साम्यवादी दल था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, आपको पता ही है किस तरह से सत्तावादी थी और बहुत ज्यादा हावी थी और ज्यादा लोगों को रियायत नहीं दे रही थी। यही कारण है कि लोगों ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जो अ, अच्छा नहीं समझा। और यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का से लोगों को नुकसान होने लग गया और जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का उदय और संप्रभुता की आकांक्षा। बहुत सारे देश थे जो सोवियत संघ में घुटन महसूस कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं ग्रुप में लगता था कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। तो यही का और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी हुई थी। यही कारण है कि वो सोवियत संघ से धीरे धीरे अलग हो गए और सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का मतलब ये आपको मैंने ऊपर ही बताया था। 1979 में क्या हुआ, सोवियत संघ ने जो है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, 10 साल उसको वहां पे रहना पड़ गया और जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान भी हुआ। अब बात करते हैं विघटन के क्या प्रभाव रहे। देखिए, जब विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत संघ का, तो उससे कई प्रभाव भी देखने को मिले। वो प्रभाव क्या थे आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शीत युद्ध का जो है समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब ये कि एक लंबे समय से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो है कहीं ना कहीं चल रहा था कि वो शीत युद्ध का, और वो परिणाम ये निकल के आया कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। कहने का तात्पर्य क्या है, अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्ति के रूप में भर गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया। हथियारों की दौड़ समाप्त हो गई। दोनों देशों के बीच में हथियारों की लगातार दौड़ चल रही थी, वो उसे कहीं ना कहीं समाप्त किया गया और नए राज्यों का उदय हुआ। आपको पता ही है बाद में सीआईएस संगठन बना। तो इस तरह जो है ये जो है सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों को गलती नहीं करना है। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है यहाँ समझना है आपको। कुछ लोग शॉक जो है इलेक्ट्रिक शॉक से समझते हैं और पेपर में भी लिख देते हैं, वो गलत है। इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, जिसमें सोवियत प्रणाली को पहले ध्वस्त किया गया और फिर पूंजीवाद के माध्यम से विकास किया गया और मुख्य रूप से निजीकरण की प्रक्रिया थी। कहने का तात्पर्य क्या है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उस विघटन के परिणाम स्वरूप जो है उसकी जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया, उसको और उसको पूंजीवाद की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया गया। यानी कि पहले उसको परेशान किया गया, इसको खत्म किया गया और उसके बाद जो है उसको पूंजीवाद में परिवर्तित किया गया। इसी को ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। तो बेटा यही आपको लिखना है। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे। नंबर 1, पहला परिणाम यह था कि 90% जो उद्योग जो है वो निजी हाथों में दे दिए गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बड़े बड़े उद्योग थे, जो सरकारी उद्योग थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खराब से हो गए और उस खराब का परिणाम ये निकल के आया कि उसको औने पौने दाम में बेच दिया गया। इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहते हैं हम। फिर बात करते हैं रूबल में गिरावट। रूबल में गिरावट का तात्पर्य यह था कि रूस की जो मुद्रा थी वो थी रूबल, उसमें बहुत बड़े लेवल पे गिरावट देखी गई। और उसका जब किसी की मुद्रा की गिरावट होती है तो आपको पता ही है परिणाम क्या निकल के आते हैं। सामाजिक कल्याण को नुकसान। सामाजिक कल्याण को नुकसान हुआ, यानी कि जो वेलफेयर सिस्टम था, जो वेलफेयर स्टेट था, वो कहीं ना कहीं ढहता चला गया। क्योंकि पूंजीवाद जो है कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट को पसंद नहीं करता है। पूंजीवाद के लिए तो का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। तो इस तरह से इस शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप क्या निकल के आया कि सामाजिक कल्याण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खाद्यान्न संकट लगातार बढ़ता गया। खाद्यान्न संकट लगातार बढ़ने का मतलब यह था कि जो पहले जिस मामले में वो आत्मनिर्भर हुआ करते थे, बाद में जो है उसका लिए उन्हें आयात तक करना पड़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, अमीर और गरीब की जो खाई है लगातार बढ़ती गई और बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो हो गई वो दिवालिया होने लग गई। तो इस तरह से जो कहीं ना कहीं हम देखें तो शॉक थेरेपी का यूएसएसआर में जो है बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप
अब हम बात करेंगे मार्शल योजना की। ये चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसको हम कहते हैं मार्शल योजना व यूरोपियन संघ। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूरोप को काफी हानि हुई, और उस हानि से क्या हुआ आपको पता ही है। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन देशों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अमेरिका को भी डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन देश है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की तरफ ना चली जाए। तो उन्होंने उसने क्या काम करा, आर्थिक मदद देना शुरू किया, और उसको कहते हैं मार्शल योजना। बच्चों, पेपर में आ जाती है मार्शल योजना क्या है। तो अमेरिका द्वारा की गई मदद को जो हम क्या कहते हैं, मार्शल योजना कहते हैं। और इस योजना के तहत 1948 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। बाद में जो है 1949 में राजनीतिक मदद के लिए यूरोपियन परिषद की स्थापना की गई। 1957 में पश्चिमी यूरोप का आर्थिक एकीकरण के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। कहने का तात्पर्य क्या है, ये सारे सब प्रयास किए यूरोप को एकीकृत करने के लिए, यूरोप को बचाने के लिए और एकजुट करने के लिए। 92 में जो है यूरोपियन संघ की स्थापना की गई। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन संघ क्या है, तो हम उसी के बारे में आप जानते हैं। देखिए, यूरोपियन संघ बनाया गया आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण में सुधार करने के लिए और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए। कुल मिला के ये यूरोपियन देशों का एकजुटीकरण था। अब हम बात करेंगे थोड़ा यूरोपियन यूनियन की जो है विशेषता की। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसका अपना झंडा है, इसका अपना राष्ट्रीय गान है, इसका अपना स्थापना दिवस है, और इसकी अपनी मुद्रा है। यूरोपियन देशों ने एक जो मेन काम किया था, वो किया था साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी, परंतु वो जो कोशिश है बाद में असफल हुई, वो नहीं बना पाए। इनकी साझी सुरक्षा नीति और विदेश नीति पर ये लोग काम करते हैं। इसकी जो यूरोपियन संघ की जो मुख्य मुद्रा है वो क्या है, यूरो है। बड़ी आर्थिक शक्ति, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा व्यापार है। इसके जो 2 सदस्य हैं वो फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति इसकी है। दूसरे नंबर पे इसका रक्षा बजट रहता है। टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोपीय संघ बहुत आगे है और उन्नत तकनीक है। करीब करीब 550 से अधिक परमाणु बम, और इसके जो झंडे हैं उसमें 12 सितारे हैं, जो पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। बेटा 6 नंबर में क्वेश्चन में आता है यूरोपियन संघ, तो सभी बच्चों को जो है ये इसी तरह से यूरोपियन संघ लिख देना है और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आसियान। बेटा कभी कभी आसियान की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहने का तात्पर्य क्या है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ। अगर हम आसियान की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना की गई, और इसके जो संस्थापक देश थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में और देश भी इसमें शामिल हुए, जिसमें ब्रुनोई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। इसके जो झंडा है उसमें 10 बाली हैं, जो आपसी एकता और सहयोग का प्रतीक है। इसका जो चक्र है वो उद्देश्य की एकता का प्रतीक है। अगर हम इसकी आसियान की बात करें तो इसका साझा विकास करना, शांति स्थापित करना और तकनीकी संचार का विकास पर ज्यादा बल देता है। पेपर में आ जाता है आसियान शैली क्या है। वास्तव में आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रही, सहयोगात्मक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आसियान का मेन फोकस यही रहता है कि युद्ध की तरफ ना जाया जाए, बातचीत पर बल दिया जाए, किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो। आसियान ने अपने 3 समुदायों की स्थापना की है। आसियान सुरक्षा समुदाय, जो सैनिक टकराव नहीं होने देता। आसियान आर्थिक समुदाय, जो साझा व्यापार और उत्पादन पर बल देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, जो टकराव की जगह बातचीत पर बल देता है। बेटा पेपर में इसमें साथ साथ पूछ लेता है आसियान विजन 2020 क्या है। देखिए, आसियान विजन जो है 2020 बहुमुखी भूमिका है, यानी कि मल्टी डायमेंशन है, यानी कि एक ही जगह पे काम नहीं करेंगे, कई चीजों पे हम काम करेंगे। ये टकराव रहित नीति और बातचीत पर बल देता है, इसका ही पूरा डिटेल है। अब एशिया के एक देश जो है जापान के ऊपर हम बात करेंगे। जापान पे एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है। सबसे पहले बात तो जापान की जो राजधानी है हमारी टोक्यो है। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पे की सेना जो है बड़ी मजबूत है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, परंतु जितने भी है उसके हिसाब से बहुत विकसित राष्ट्र है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत ही उच्च कोटि की है। 1964 में ओइकार्ड का सदस्य बना।
और एक ये विकसित राष्ट्र भी है। जापान जो है वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी है, एशिया का इकलौता देश है जो G7 का सदस्य है और यूएनओ के बजट में 10% योगदान देता है। कहने का मतलब क्या है कि जापान के आप इतने फीचर समझ रहे होंगे, इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान जो है कितनी विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और आपको पता ही है बेटा, भारत में भी जापान के कई प्रोडक्ट का यूज किया था, होंडा, सुजुकी, पैनासोनिक वगैरह जो है ये जापान के ही ब्रांड है। श्रीलंका की अगर जातीय समस्याओं की बात करें तो श्रीलंका में कई जातीय समस्याएं देखी गई हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये दक्षिण एशिया से संबंधित है। दक्षिण एशिया के कई देशों की समस्याओं की हम बात करेंगे। सबसे पहली समस्या जो है वो है श्रीलंका की समस्या। 1948 में जो है श्रीलंका जो है आजाद हुआ, हमसे एक साल बाद। श्रीलंका की जो समस्या थी वो दो ग्रुपों के बीच की थी, सिंगली और तमिल। तमिल लोग क्या करे, भारत से जाकर वहां बस गए। हुआ ये था कि अंग्रेज जो है तमिलों को श्रीलंका ले गए और वो जाके वहां पे बस गए। और जो सिंगली थे वहां के मूल निवासी थे। सिंगली जो है तमिलों को किसी भी प्रकार से रियायत देने के, फायदा देने के पक्ष में नहीं थे। फिर बाद में क्या हुआ, तमिलों ने जो है अपने ग्रुप बना लिया जिसका नाम रखा गया लिट्टे, LTT, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। और इन्होंने जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। श्रीलंका ने भारत सरकार से बातचीत की और वहां जब भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने जो है 1987 में शांति सेना भेजी। परंतु जब शांति सेना श्रीलंका गई तो श्रीलंका वाले लोगों को भी अच्छा नहीं लगा और तमिलों को भी ये अच्छा नहीं लगा। अब इसके जो है नकारात्मक परिणाम देखने को मिले कि राजीव गांधी जी जब साउथ में चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्या में कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट का कोई ना कोई बहुत प्रमुख रोल था। 2009 में LTT का जो प्रमुख था प्रभाकरण, उसको जो है फाइनली मार गिराया गया और जो है इस तरह से LTT का जो है श्रीलंका में खात्मा कर दिया गया। कुल मिला के श्रीलंका में दो समुदाय के बीच में जो है जंग थी, तमिल की, सिंगलियों की। सिंगली जो है नहीं चाहते थे कि जो तमिल जो भारत से आए हैं वो उनको कोई रियायत मिले, कोई सुविधाएं मिले, जबकि तमिल अपने वहां पे स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात करते थे, तमिल अपने को रिकॉग्निशन की बात करते थे। तो इस तरह तमिलों की जो समस्या थी वो बहुत ही ज्यादा थी और इस दोनों के बीच में टकराव हुआ और इसका परिणाम निकल के ये आया कि तमिलों और उनके बीच में संघर्ष होने लग गया। और उस पर संघर्ष का परिणाम आपको पता ही है, लास्ट में क्या हुआ, उनका जो हेड है वो भी मारा गया और उनका ग्रुप भी खत्म हो गया। इस तरह से श्रीलंका की समस्या है। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसको कहते हैं पाकिस्तान और लोकतंत्र। देखिए हमारे जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की जो बागडोर थी वो जनरल अयूब खान के हाथ में आ गई और उसने क्या करा, अपने आप को जो है निर्वाचित कर लिया। परंतु जनता ने उसका लगातार विरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप उसको पद भी छोड़ना पड़ गया। उसके बाद आए जनरल याहिया खान और उन्होंने भी जो है वही आपको पता ही है सैनिक शासन की स्थापना करी। 1971 में आपको पता ही है एक बहुचर्चित युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश की आजादी हुई थी, आपको पता ही है, ईस्ट पाकिस्तान की। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक फिर निर्वाचित सरकार बनी। 1977 में जनरल जिया उल हक ने जो है फिर सैनिक विद्रोह किया और उस तरह से उनकी सरकार को हटा दिया। कहने का फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी और ये धीरे धीरे चलती रही। उसके बाद नवाज शरीफ की सरकार बनी। पर आपको पता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रहना आसान काम तो है नहीं। और बाद में क्या हुआ, वहां के जो मेन व्यक्ति थे कौन थे, नवाज शरीफ, उसको हटाकर परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को जो है वहां पे रख लिया। इसको कहीं ना कहीं तख्ता पलट भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में जब निर्वाचित सरकार को हटाया जाता है तो उसको तख्ता पलट कहते हैं। 1999 में बच्चों आपको पता ही होगा कारगिल वॉर हुआ और हम लोगों को जीत भी हासिल हुई। अब बेटा कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र ना कायम होने के कारण क्या है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र ना कायम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वहां की सेना है। सेना नहीं चाहती कि यहाँ पे शांति स्थापित हो। वहां के धर्मगुरु नहीं चाहते यहाँ पे शांति स्थापित हो। वहां के जो भूस्वामी है, जो अभिजात वर्ग है, वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में शांति हो। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ लगातार संघर्ष रहा है। वहां के राजनीतिक हालात बहुत ज्यादा खराब रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान के संघर्ष की बात की तो जब से आजादी हुई, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उसके बाद से ही दोनों के बीच में लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है।
1947-80 में भी कश्मीर में के संबंध में हमारा युद्ध हुआ और उसके बाद कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया पीओके। पीओके को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है। 1965 में आपको बताया पाकिस्तान ने फिर वॉर कर दिया था। 1962 चाइना के बाद 1971 में जो है फिर आपको पता ही है ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए, बांग्लादेश के निर्माण के लिए हमारे इनसे युद्ध हुआ और 1999 में जो है कारगिल युद्ध हुआ। तो इस तरह जो हम देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारे लगातार तनाव और संघर्ष रहा है और आपको पता ही है तनाव के दौर में जो है कितने हालात खराब रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता, समय समय पर जितनी भी हेल्प की जाए वो सारी बेकार जाती है और कहीं ना कहीं संबंध भी हमारे खराब रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसको कहते हैं यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए बेटा, आपको पता है दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ा हालात खराब हो गए। पहले एक संस्था काम करती थी लीग ऑफ नेशन, वो बनाई इसलिए गई थी ताकि वर्ल्ड वॉर ना हो, परंतु लीग ऑफ नेशन के रहते रहते भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो फाइनली ये आया कि लीग ऑफ नेशन को खत्म कर देना चाहिए और उसके स्थान पर स्थापना किसी की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वही 24 अक्टूबर 1945 को। बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आप लिखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन काम क्या है बच्चों समझ लो। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे मेन काम है वो ये है विश्व में शांति कायम रखना, विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना। क्योंकि आपको पता है ये दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए जो है क्या करा गया, यूएनओ का गठन किया गया। बेटा अब हम बात करते हैं इसके अंगों की। सबसे पहला अंग जो है जिसको कहते हैं महासभा। अगर महासभा की बात करी जाए तो सभी देश इसमें शामिल होते हैं। हर देश जो है अपने इसमें 5 मेंबर भेजता है कम से कम, और जो उन 5 मेंबर का जो वोट होता है वो एक ही वोट होता है। महासभा जो हर साल एक बैठक बुलाती है, सितंबर अक्टूबर के करीब हो जाती है। पूरी दुनिया की समस्याओं पर विचार करना इस महासभा का कार्य होता है। दूसरे नंबर पे आती है सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। बेटा सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर आपको पता ही है कौन कौन से हैं बेटा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं इसके अंदर नॉन परमानेंट, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस तरह सिक्योरिटी काउंसिल जो है कहीं ना कहीं यूएनओ के एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है, यूएनओ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। कोई भी जो कार्रवाई होती है यूएनओ की तरफ से जो है इसी के द्वारा की जाती है। तीसरे नंबर पे आती है आर्थिक और सामाजिक परिषद। बेटा इसमें जो है 54 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य जो है महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। हाँ, लेकिन 1/3 सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में जो है अगर मान लो कोई सदस्य बन गया तो उसको दोबारा भी हम इसमें बना सकते हैं। मुख्य कार्य क्या है, सभी देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधी मामलों को विचार करना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों करना, सम्मेलन सम्मेलन करना इत्यादि। चौथा थी न्यास परिषद। बेटा न्यास परिषद जो है कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि राष्ट्र संघ की निगरानी में थे और वो स्वतंत्र नहीं थे, संप्रभु नहीं थे, तो ऐसे वहां का जो शासन जो है वो इसी के हाथ में था चलाने का। बाद में क्या हुआ, न्यास परिषद की जरूरत को खत्म कर दिया गया और 1 नवंबर 1994 में जो है न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सभी देश संप्रभु है, अपना सबको ही संभाल रहे हैं। बेटा अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मेन काम क्या है आपको पता ही है। जब दो देशों के बीच कोई डिस्प्यूट होते हैं, कोई लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई को खत्म करने का काम जो है, उसके विवादों को खत्म करने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, दो देश जो है अपने मुकदमे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगे। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। कहने का तात्पर्य जो भी इसमें जज बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा, 9 साल के लिए। और आपको मेन काम पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करना इसका काम होता है। छठे नंबर पे आता है सचिवालय। सचिवालय का काम जो रहता है, देखिए सचिवालय का एक हेड होता है जिसको हम महासचिव कहते हैं और इसकी नियुक्ति जो होती है
सुरक्षा परिषद की सिफारिश में महासभा द्वारा की जाती है। वर्तमान समय और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है महासचिव का। और वर्तमान में जो एंटोनियो गुटरेस हैं वो इसके महासचिव है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियां हैं, पेपर में पूछ लेता है, तो उन एजेंसियों के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को की। बेटा यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो होती 4 नवंबर 1946। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा, समाज, मानव विज्ञान को बढ़ावा देना है। तो यूनेस्को मेनली एजुकेशन और कहीं ना कहीं संस्कृति संचार को बढ़ावा देती है। बेटा यूनिसेफ अक्सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है और हर बार पूछता है। हो सकता है कि आपको जो 29 तारीख का पेपर है उसमें भी पूछ ले। यूनिसेफ वास्तव में इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के लिए फंड रेज करती है, बच्चों पे खर्च करती है। कहने का तात्पर्य क्या है, यूनिसेफ का जो मुख्य काम है बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना और उसको बच्चों पे खर्च करना। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। जितने भी ये यूएनओ के सबसे ज्यादा हैं वो कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ। बेटा डब्ल्यू एच ओ के बारे में आपने कई बार सुना होगा। डब्ल्यूएचओ का जो मेन काम होता है वो होता है विश्व स्तर पे ये देखना कि कहीं कोई बीमारियां तो नहीं आ रही, उन बीमारियों के खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ शोध करना, वो कहीं ना कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही काम है। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चौथे नंबर पे आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम आईएलओ भी कहते हैं। अगर आईएलओ की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन काम होता है वो श्रमिकों के विकास के लिए काम करना होता है, श्रमिकों के हित के लिए काम करना होता है। साथ साथ महिलाओं और पुरुषों को समान कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना, सुरक्षा देना इनका काम रहता है। बेटा जो अगला है वो है मानव अधिकार आयोग। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग का जो मेन काम है वो मानव अधिकारों के लिए काम करना है। इन शॉर्ट ये समझ लेना, मानव अधिकारों पर चर्चा करना, मानव अधिकारों की घटनाओं को देखना, ये सब देखता है। उसके बाद 2 एनजीओ के बारे में बताया गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच। ये जो है मानव अधिकारों के लिए ही काम करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट वॉच किसके लिए काम करते हैं, तो आप बताओगे मानव अधिकार के लिए। बेटा इसमें साथ साथ मैंने लिखा है डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं ना कहीं विश्व में व्यापार की संरचना को बढ़ाने के लिए, सरल व्यापार करने के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक भी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है पैसा देना होता है और लोगों देशों के अंदर जो है कहीं ना कहीं आर्थिक मदद को करना होता है। बेटा जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो कुछ यूएनओ में सुधार की भी बात की गई। यूएनओ में सुधार का मतलब ये था यूएनओ में कुछ सुधार होने चाहिए। आपको पता है यूएनओ की संरचना किस प्रकार से काम करती है। कुछ 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। सारे जो परमानेंट मेंबर हैं उनको एक पावर प्राप्त है जिसको कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का तात्पर्य ये होता है कि यूएनओ के 5 मेंबर यदि किसी बात से असहमत है, उनमें से अगर एक भी असहमत है तो वो पास नहीं होगा। सपोज दैट कि एक बिल आया, 4 ने तो हाँ कर दी पर एक ने ना कर दी, तो वो बिल पास नहीं होगा। यानी कि इन सबको जो है सहमत होना जरूरी है। एक के भी असहमत पे वो बिल पास नहीं होता। तो क्या सुधार करने की बात की गई, देशों ने कहा जी स्थायी और अस्थायी के अंतर को खत्म किया जाए, या तो वीटो पावर को संख्या को बढ़ाई जाए। अब वीटो पावर की संख्या कैसे बढ़ेगी, सीधी सी बात है, और देशों को स्थायी मेंबर बनाया जाए। और साथ साथ नहीं तो इस वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये असमानता को जन्म दे रही है। साथ साथ बजट में भी सुधार की जाए। अमेरिका जो है ज्यादा बजट देता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की दादागिरी चलती रहती है। उसके कार्य करने की प्रणाली में सुधार किया जाए। यूएनओ को अक्सर देखा ही जाता है कि ये कठपुतली बना हुआ है इन 5 देशों की, तो उसमें सुधार करने की बात की गई। इसके साथ साथ ये कहा गया कि यूएनओ को शांति कार्यों के साथ साथ कल्याण, अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे काम करना चाहिए। 1977 में कोफी अन्नान की एक समिति ने सुधार की बात की। उन्होंने कहा अगर कोई देश शामिल होना चाहता है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, बड़ी सेना होनी चाहिए, बजट में ज्यादा से ज्यादा योगदान दो, बड़ी आबादी वाला देश हो।
और मानव अधिकारों का सम्मान करता हूं। बेटा पेपर में एक अच्छा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि यूएनओ के परमानेंट मेंबर में भारत की दावेदारी के पीछे तर्क दे। आप देखते हैं समय समय पर यह बात निकल के आती है कि यूएनओ में के जो 5 मेंबर हैं उसमें भारत भी शामिल होना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत को यूएनओ में शामिल कर देना चाहिए? सबसे पहली बात हम जानेंगे, आपको यही तर्क देने हैं। नंबर 1, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। आपको पता है बड़ी जनसंख्या भारत में निवास करती है। दूसरे नंबर पे लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र का सम्मान करती है और कोशिश करती है कि अन्य देशों में भी लोकतंत्र को कायम किया जाए। तीसरा, उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान। भारत जो है आज बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, आपको पता ही है। तो लगातार भारत इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। उस स्थिति में जो है भारत का हक बनता है कि वो भी कहीं ना कहीं यूएनओ में शामिल हुआ जाए परमानेंट। भारत यूएनओ के बजट में भी योगदान देता है। यूएनओ का जो चार्टर होता है, चार्टर क्या है? चार्टर वास्तव में नियम कानून है यूएनओ के। तो भारत उस चार्टर में विश्वास रखता है। यूएनओ के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने का साथ देता है। साथ साथ यूएनओ ने जब जब भारत की मदद मांगी तब तक भारत यूएनओ के साथ खड़ा मिला है। यही कारण है कि इन कारणों से हमें भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, सुरक्षा क्या है, इसके प्रकार बताइए। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो खतरे से आजादी। अब देखिए बेसिकली हमारे आसपास तो हर जगह खतरे ही खतरे हैं। घर से बाहर निकले तो खतरे, बैठे हैं तो खतरे। उन खतरों की बात नहीं की जा रही। उन खतरों की बात की जा रही है जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय मूल्यों को खतरा है, कहीं ना कहीं लोगों को खतरा है, कहीं ना कहीं राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा है। उस चीज की खतरा की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए और आप सोच रहे हो जी मैं गिर गया, कहीं मैं गिर ना जाऊं तो क्या ये भी खतरा? नहीं, उसमें केंद्रीय मूल्य शामिल होने चाहिए, वो विशेष खतरा होना चाहिए। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो दो धारणाएं पेपर में आती हैं, एक पारंपरिक धारणा और एक गैर पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा बेसिकली युद्ध से संबंधित है, जो संप्रभुता और अखंडता कायम रखती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला, बाहरी सुरक्षा, देश को सैन्य खतरों से सुरक्षा। कहने का मतलब क्या है कि डर लगा रहता है कहीं कोई देश पे हमला ना कर दे। तो ये जो है ये एक बहुत प्रमुख इसमें अंतर्गत आता है। फिर आंतरिक सुरक्षा की बात की जाती है, कहीं ना कहीं देश में ही गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो जाए। कई देश जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। रसिया में आपने दिया होगा चेचन्या ग्रुप हो गया। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो आपने अभी देखा था तमिली सिंगलों का मामला चल रहा था। कहने का मतलब क्या है, कई देशों में आंतरिक हालात कई कारणों से खराब है। तो उन खराब हालातों को ही ठीक करने के लिए आंतरिक सुरक्षा पर सोचा जाता है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा नीति के तत्व क्या है। अगर हम सुरक्षा नीति के तत्वों की बात करें तो अवरोध, रक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन। कहने का तात्पर्य या तो अपने आप को, अवरोध का मतलब ये होता है बेटा यहाँ पे ये कि दोनों के पास डिस्ट्रॉय करने के पावर रहते हैं। अगर एक किसी पे हमला कर दे तब भी उसके बाद जो है इसकी इतना रहता है वो कहीं ना कहीं दूसरे पे हमला कर दे। रक्षा, डिफेंस कर सकते हैं आप। शक्ति संतुलन आपको पता ही है क्या होता है। बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर कैसे किया जा सकता है? अगर आजकल लोग जो है परमाणु बम बना बना के बैलेंस ऑफ पावर करने में लग रहे हैं, नहीं तो गठबंधन करते हैं, अपने देशों को शामिल करते हैं। बेटा आपने नाटो को सुना होगा। नाटो क्या है? अमेरिका का संगठन है। जो रूस यूक्रेन वार है वो क्या है? नाटो के ऊपर ही है। तो लोग गठबंधन भी करते हैं ताकि जो है अपनी सुरक्षा की जाए। ये कहा जाता है हिंसा का प्रयोग सीमित करना चाहिए। युद्ध रक्षा करने के लिए और बचाने के लिए किया जाना चाहिए, और युद्ध जब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक की जरूरत ना हो। आपको पता ही युद्ध से बहुत सारा नुकसान होता है। तो युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। और वो भी कौन सा अंतिम विकल्प बेटा? वो भी सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। गैर पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत युद्ध के अलावा भी कई चीजें आ जाती है जिनसे इंसान को खतरा है और उनसे सुरक्षा चाहिए, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है कि बेटा लगातार जो है तापमान वृद्धि हो रही है। अब ये तापमान वृद्धि क्यों बढ़ रहा है? आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की। कहने का मतलब क्या है कि ओजोन परत में क्षय होने की वजह से सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक आ रही हैं, परंतु वो जो है वापिस नहीं जा पाती, यहीं रह जाती है, जिसकी वजह से जो तापमान है लगातार बढ़ने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघलने लगी है, जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और मतलब समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। और कहीं कहीं हमें लगता है कि स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं।
आतंकवाद पता ही है, कई देश जो है आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। भारत हो या कई और देश हो, आतंकवाद से परेशान रहते हैं। और आतंकवादी का क्या मेन काम क्या है? वो यही है कि अपना खौफ पैदा करना। एड्स जैसी भयंकर बीमारियां, अफ्रीका वाले देश जो है एड्स से बड़े परेशान हैं। वहां पे काफी लोगों को इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है। बाढ़, सूखा, आप देखते हो कहीं तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, तो कहीं कहीं अकाल पड़ जाते हैं। इससे भी बचाव करने की जरूरत है। खतरे के जो नए स्रोत में आतंकवाद को देखा जाता है। आतंकवाद, कई देश इससे परेशान है। अमेरिका तक भी आपको पता ही है 2001 में क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है लगातार, कई देशों में मानव अधिकारों को सही से लागू नहीं किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। गरीबी, कई देश, अफ्रीका की कंट्री जो चले जाओ या दक्षिणी गोलार्ध के देश चले जाओ, वो क्या है, बेचारे गरीब है, उनके पास ना खाने के लिए बहुत अच्छा, ना धन है, ना पैसे हैं, ना कपड़े हैं, ना अनाज है। यानी कि हालात जो है बहुत ज्यादा खराब है। कई बीमारियां परेशान कर रही हैं। आपको पता है सार्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां मानव सभ्यता के लिए खतरा हुआ है। अभी 2 साल पहले आपको पता ही है, पता हो कौन सी बीमारी आई थी बेटा? बहुत बढ़िया, कोरोना बीमारी आई थी। और कोरोना में क्या हालात हुए थे, आपको सबको पता है किस तरह से हालात बिगड़ गए थे। ये कोरोना कहाँ से आया है? कहने को तो कोरोना जो है चीन से आया था, पर भारत तक और पूरे विश्व तक ये कहीं ना कहीं फैला नहीं फैला। और से जो लाखों करोड़ों लोग मारे गए, तो वो भी कहीं ना कहीं नए खतरे के रूप में देखे जाते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे पर्यावरण के मुख्य चिंताओं के बारे में। आपको पता ही है हमारे आसपास ये जो दिख रहा है, ये सब क्या है? पर्यावरण है। अब पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आपको पता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाएगी। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। कृषि योग्य अब क्या क्या चिंताएं हैं? नंबर 1 देखें, कृषि योग्य भूमि की बहुत ज्यादा कमी है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। पेड़ों को लगातार लोग काटे जा रहे हैं। पेड़ों के काटने से आपको पता ही है भूस्खलन हो जा रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, समुद्री प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग में आपको मैंने बताया था किस तरह से जो है तापमान वृद्धि हो रही है। साझी संपदा व अलग अलग जिम्मेदारी। बेटा सभी देशों का पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरा है, वो सबके लिए है। परंतु साझी तो है, परंतु इसकी अलग अलग जिम्मेदारी की भी बात की गई। कहने का तात्पर्य क्या है? विकसित देशों को लगता है कि विकासशील देशों ने खराब किया, विकासशील देशों को लगता है कि विकसित देशों ने खराब किया। तो उन्होंने क्या हुआ, अलग अलग जिम्मेदारी बांटी। उन्होंने कहा जी जो जैसा कर रहा है उसी के हिसाब से खर्चा करेगा। इसके संबंध में एक सम्मेलन भी हुआ था, पेपर में आ जाता है बेटा, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये जो मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। 170 देशों, समाजसेवी संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इसमें एजेंडा 21 का नाम दिया गया। बेसिकली जलवायु परिवर्तन, जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिस कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसको खत्म करने की बात की गई। पर्यावरण को ठीक करने की बात की गई। जैव विविधता को बनाए रखने की बात की गई, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी या पर्यावरण को नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इको सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। पेड़ों को लगाने की बात की गई, पेड़ों को काटने को रोकने की बात की गई। साथ साथ सतत पोषणीय विकास, यानी कि बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हम संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का प्रयोग कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संसाधन खराब ना कर दें। कहने का तात्पर्य यह है कि संसाधनों की गुणवत्ता खराब ना कर दें। इसमें जो 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो किस लिए हुआ। पृथ्वी सम्मेलन बेसिकली जो हुआ वो हुआ पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मूल निवासी कौन होते हैं? इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल के बारे में कहा जाता है कि जो किसी देश में लंबे समय से रह रहे हो और दूसरों के आने से प्रभावित रहे हो। कई देश ऐसे हैं वहां के मूल निवासी रह रहे थे, पर जब तो बाहरी लोग आए तो उन्होंने क्या हुआ, मूल निवासी को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके संसाधनों को हड़पना शुरू कर दिया, उनकी जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हीं जो जिनका वो देश था वही परेशान हो गए। भारत में 30 करोड़, बांग्लादेश में 6 लाख, सोवियत संघ के 10 लाख। भारत में जो SC ST है उनके वो मूल निवासी के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान ने मूल निवासियों की रक्षा करने के लिए अनेक प्रावधान किए, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो या विशेष प्रावधान हो, वो सब मूल निवासी को बनाए रखने के लिए किए गए हैं। तो मूल निवासी का मतलब जो पहले से वहां रह रहे हैं और दूसरों के आने से प्रभावित हुए हैं। बेटा अब हम वीडियो के अंतिम चरण में चल रहे हैं। अगला टॉपिक है वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है बेटा? जब अर्थ लिखने को आएगा तो अब इन चार चीजों का ध्यान रखना। बच्चे हवा में आंसर लिख देते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है विश्व में विचार, वस्तु, पूंजी और व्यक्ति के प्रभाव से है। कहने का मतलब क्या है कि जब विश्व का एकीकरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान विचारों का प्रभाव होता है, वस्तुओं का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है, व्यक्तियों का प्रभाव होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के क्या कारण है बेटा? ये वैश्वीकरण कैसे बढ़ा? वैश्वीकरण तो आपको समझ में आ गया होगा। वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है जब विश्व का एकीकरण हो जाता है, विश्व से बातचीत करने लगते हैं, विश्व के लोगों से मिलने जुलने लगते हैं और बिल्कुल कम समय में उनसे कांटेक्ट हो जाता है, तो यही प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अब वैश्वीकरण के तहत ये जो चार इन तत्वों को याद रखना: विचार, वस्तु, पूंजी, व्यक्ति। तकनीक का कारण है वैश्वीकरण का बढ़ना, जिसमें टेलीफोन, टेलीग्राम, इंटरनेट, माइक्रोचिप वगैरह इत्यादि आती है, जिन्होंने जो है वैश्वीकरण को बढ़ाने का काम किया। अब हम बात करते हैं बेटा वैश्वीकरण के प्रभाव की। कारण तो आप समझ गए होंगे। कारण तो बेसिकली आपको पता ही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे वैश्वीकरण बढ़ा है। आप देखते हो कि आप लोगों का विश्व से भी जुड़ाव बढ़ गया है, विश्व से कनेक्शन बढ़ गया है, तो वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। पेपर में हर बार 3 क्वेश्चन आते हैं वैश्वीकरण से: अर्थ, कारण, प्रभाव। अगर हम प्रभाव की बात करें वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, तो इनको अलग अलग हेडिंग के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव को 2 भागों में उन्होंने बांटा है। पहला और नकारात्मक देखते हो, सकारात्मक। नकारात्मक कहने का वालों का मानना यह है कि वैश्वीकरण के होने से राज्य की शक्ति कम हुई है, वैश्वीकरण के आने से डिसीजन मेकिंग पावर कम हुई है, एमएनसी कंपनियों का दबदबा बढ़ा है। बेटा हम बात करेंगे, हम वैश्वीकरण के प्रभावों की बात करेंगे। वैश्वीकरण के प्रभाव पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। वैश्वीकरण के प्रभावों को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के रूप में देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक प्रभावों की बात करते हैं। वैश्वीकरण की नकारात्मक बात क्या है कि लोगों का मानना है कि राज्य की शक्ति कम हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोगों को लगता है कि वैश्वीकरण के आने से एमएनसी कंपनियों का देश में प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। उसके परिणाम स्वरूप क्या है, राज्य जो है डिसीजन मेकिंग पावर कम हुई है। पर कुछ लोगों का मानना यह है कि वैश्वीकरण के आने से जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। राज्य के पास अब पहले से ज्यादा मजबूती आई है। वो इसलिए आई है कि राज्य के पास डाटा है, उस डेटा के आधार पर जो है राज्य जो है लोगों के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। फिर बात करेंगे हम आर्थिक प्रभावों की। अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इसमें सकारात्मक क्या हुआ है, इससे उत्पादन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, उपभोक्तावाद बढ़ा है। कहने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण के आने से विदेशी कंपनी हमारे यहाँ लगने लगी, उससे रोज उत्पादन तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ साथ रोजगार भी मिलने लग गया। बहुत सारी कंपनियों का भारत में आना रोजगार में वृद्धि करता है। अगर हम नकारात्मक की बात करें तो एमएनसी के कई अधिक नकारात्मक प्रभाव है। उसमें जो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव है वो है एमएनसी कंपनियों का एकाधिकार। देखिए भारत में लगातार एमएनसी कंपनी आती जा रही हैं और आप देखते हैं लगातार विदेशी कंपनी का प्रभुत्व बनता जा रहा है और हम ज्यादातर प्रोडक्ट जो है विदेशी कंपनियों के ही खरीद रहे हैं। उसका परिणाम क्या निकल के रहा है बेटा? आपको पता ही है, भारत की कंपनियां बर्बाद होती जा रही हैं और सारे प्रोडक्ट जो है एमएनसी कंपनी खरीद रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय कंपनियां बंद होती जा रही हैं। घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि विदेशी कंपनी बढ़ेगी तो घरेलू उद्योग अपने आप ही तबाह हो जाएगा। सामाजिक कल्याण में कमी आई है। आपको पता ही है वैश्वीकरण के आने से जो लोगों को सुविधाएं मिलती थी कम हुई है, क्योंकि वैश्वीकरण लेजिस्फेयर की बात करता है, हस्तक्षेप की बात करता है। वैश्वीकरण ये कहता है कहीं ना कहीं रियायतों को कम किया जाए और लाभ के लिए ज्यादा काम किया जाए। कल्चर के अब हम बात करेंगे। देखिए इसके भी 2 प्रभाव की हम बात करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक। सकारात्मक तौर पे अगर हम देखें तो हमें विदेशी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। उनके पहनावे को हम पहन रहे हैं, हमारे पहनावे को वो पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से उनकी बोलचाल भाषा को हम जान रहे हैं, वो हमारी भाषा को जान रहे हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिला है कि हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है, मातृ देव वो पितृदेव देव वह, जिस देश की संस्कृति हुआ करती थी उस देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की वैश्वीकरण ने प्रयास किया है। कहीं ना कहीं पाश्चात्यकरण को यहाँ पे थोपने का प्रयास किया गया है। खान पान हमारा बिल्कुल बदल गया। खान पान की जगह फास्ट फूड आ गए, फास्ट फूड बन गए जंक फूड, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है लोगों को। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक खान पान को भी परेशान कर रहा है। मैकडोनल्डीकरण हो गया है, भौतिक संस्कृति को अपनाने लगे हैं। आपने देखा होगा संस्कृति का विरोध इस तरह भी होता है, जैसे पेपर में किताब में भी दिया हुआ है
कि कहीं ना कहीं जो वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं तो एक ग्रुप द्वारा उसका विरोध किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो थोपी हुई संस्कृति से लगती है, लगता है कि वो भारतीय कल्चर में नहीं है, और उस कल्चर को बिगाड़ने का काम जो है वैश्वीकरण ने किया है। बेटा जो वैश्वीकरण आया ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण कब आया। तो वैश्वीकरण आया 1991 में। 1991 में नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और उस टाइम वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी लीडरशिप में जो है वैश्वीकरण आया, और वैश्वीकरण के आने के बाद भारत के तीव्र गति से विकास होने लग गया। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन में, भारत और वैश्वीकरण का विरोध। देखिए भारत में जो है लगातार वैश्वीकरण का विरोध होता रहा है, जिसमें वामपंथी द्वारा विरोध किया गया। वामपंथी वो लोग होते हैं जो मजदूरों की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। उनका मानना यह है कि जब से वैश्वीकरण आया है कहीं ना कहीं भारत में रोजगार में भी नुकसान हुआ है, और मजदूरों का भी शोषण हुआ है। उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, कम पैसा दिया जा रहा है, किसानों को नुकसान हुआ है। विदेशी कंपनियों के आने से क्या हुआ कि किसानों को महंगे तौर पर बीज मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फसल अगर खराब हो जाती है तो वो कर्जे में चले जाते हैं, और उसका परिणाम स्वरूप उनको बहुत कठोर कदम उठाने पड़ जाते हैं। महिलाओं को नुकसान हुआ है, युवाओं को रोज नुकसान हुआ है, और विदेशी कंपनियों का विरोध किया गया, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां ही कहीं ना कहीं भारत के उद्योगों को बर्बाद करने में लग रही है। ये विदेशी कंपनियां कहीं ना कहीं भारत के उद्योगों को ह्रास करने में लग रही है। यही कारण है कि भारत में वैश्वीकरण का लगातार विरोध होता रहा है। बेटा इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन की बात करी है। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसको पार्ट 2 कहेंगे, उसमें बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे। पहली वीडियो में मैंने टॉप 20 को कवर किया है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी सिलेबस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा दिया है। इसके बाद आपको एक और वीडियो सेकंड पार्ट में मिलेगी, उस वीडियो को जरूर आप देख लें। दोनों वीडियो को देखने का परिणाम आपको निकल के आएगा कि आपके 80 में से 70 प्लस नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप मेरी सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा, और ताकि जो है आपकी जो है पूरी तैयारी हो जाए, और आप पेपर अच्छे से तैयार कर सकें, और आपके बहुत अच्छे नंबर आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहे, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।